हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रेडरिक सूर्य के एक पेंटिंग के साथ जिसका नाम उन्होंने दिया था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। इस प्रिंट को 1848 में प्रिंट कराया गया था और इसमें दिखाया गया है कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग मार्च करते हुए आ रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ अपनी अलग अलग यूनिफॉर्म्स और अलग अलग रिवॉल्यूशनरी फ्लैग्स के साथ। ऊपर से इस सीन को जीसस और बहुत सारे एंजल्स देख रहे हैं। नीचे मोनार्की के सिंबल्स पड़े हुए हैं टूटे हुए, जिससे हमें पता चलता है मोनार्की ख़त्म हो चुकी है। तो फिर अब हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि कहीं पे किसी देश में राष्ट्रवाद की बात आई। तो फिर अब हमारी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो उससे कुछ अच्छी चीज़ें भी आई। तो आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन। ला पैट्री का मतलब है द फादरलैंड, यानी कि जैसे हमारे यहाँ बात करते हैं भारत माता की जय, ऐसे करके नारे लगाते रहते हैं, लेकिन भारत माता है क्या ये कोई नहीं जानता। किसी ने आज तक भारत माता देखी है? नहीं। उसी तरीके से जर्मनी में जर्मेनिया है कोई ना, केवल कहने के लिए। ला पैट्री का आइडिया इसलिए लाया गया ताकि लोगों को अपने देश के प्रति जोड़ा जा सके। और ली सिटोयन यानी कि द सिटीज़न यानी कि सब बराबर है, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचा नहीं है। इसलिए ला पैट्री और ली सिटोयन का ये रूल था। इक्वालिटी बिटवीन ऑल द ग्रुप्स, यानी कि पहले तक था कि फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, थर्ड स्टेट है, ये सब हट गए और सारे ग्रुप्स के बीच में इक्वालिटी आ गई। वरना पहले तक क्लर्जी यानी कि हमारे पादरी जो चर्च वगैरह को संभालते हैं, ऐसे पुजारी कह सकते हैं हम, वो दूसरों के ऊपर रौब दिखाते थे, उन पे बहुत प्रेशराइज़ करते थे, उनसे बहुत टैक्स लेते थे, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता था। इसलिए एक तरीके से हमारे थर्ड स्टेट जो कि नॉर्मल आदमी था उस पर बहुत प्रेशर था। अगला बेनिफिट आया, फ्रेंच फ्लैग रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो उस टाइम पे बर्बन डायनेस्टी के फ्लैग्स वगैरह या फिर कोई भी नेशनल फॉर्मेलिटी की चीज़ थी उस सब को हटा दिया गया और उसकी जगह पे फ्रेंच फ्लैग लगा दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, यानी कि जो जैसे हम अपने इंडिया में देखें तो भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 22। वैसे नॉर्मली हमने उन्हें वो दे रखा है, दर्जा मिल रखा है कि हाँ ये इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, लेकिन उनके अलावा भी कितनी लैंग्वेजेस हैं पूरे इंडिया में। उस तरीके से फ्रांस में भी जितनी एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस थी उन्हें नहीं देखा गया। जैसे इंडिया में हम एग्जांपल देते हैं भोजपुरी, बिहारी, कितनी सारी लैंग्वेजें से हमारी उत्तराखंड की देख ली जाए तो यहाँ पे कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सब को हटा दिया गया। मतलब एक तरीके से वहाँ जो होती थी लैंग्वेजेस, फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज। फ्रेंच क्या था, वहाँ की राजधानी पेरिस, नाम सुना होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रेंच बोली जाती थी और लिखी जाती थी, इसलिए फ्रेंच को फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज यानी कि या फिर कॉमन लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। अब हम बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्टे की, जो कि एक डिक्टेटर था जिसने फ्रांस में आके कब्जा कर लिया था। नेपोलियन का ज़्यादा कोई मकसद नहीं था, उसका केवल एक मकसद था, पूरे दुनिया पे कब्जा करना और वहाँ का राज करना। तो फिर आइए हम देखते हैं इसने क्या किया, कुछ अच्छा किया या बुरा किया। पहले हम देखते हैं इसके नेपोलियनिक कोड के बारे में, जिसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं। ये उसने 1804 में लगाया था और जिसके अंदर मेन 4 चीज़ों पे फोकस किया गया था। पहली चीज़, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी के हिसाब से किसी भी आदमी की ज़मीन या उसका घर उसकी प्रॉपर्टी है, उसे कोई नहीं छीन सकता उससे, जब तक का वो किसी लोन में डूब के उसे खुद बेच दे, वो अलग केस है। प्रिविलेजेस एबॉलिश्ड। पहले तक क्लर्जी और नोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस थे। क्लर्जी जैसे दूसरों से टैक्स ले सकते हैं, सारे अच्छे काम इनके पास जाते थे, इनके बहुत सारे प्रिविलेजेस थे, जैसे कि इनको इनके वोट्स की ज़्यादा वैल्यू थी
स्टेट काउंसिल में, जबकि इनकी अमाउंट कम थी। कस्टम बैरियर्स रिमूव्ड। जब भी कोई ट्रेडर या मर्चेंट, हम कह सकते हैं, ट्रेड करने जाता था तो फिर उसे बैरियर्स पास करने पड़ते थे, जैसे कि टैक्स के, कि उसे यहाँ आ रहा है तो उसे यहाँ पहले टैक्स देना होगा, तब जाके वो कुछ सेल कर सकता है। होता क्या था कि मेज़रमेंट बिल्कुल भी फिक्स नहीं थी। हमारा 5वां पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से उन्हें अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। जैसे यहाँ 100 रुपये तो अगली जगह जाके 120 रुपये, उसके बाद अगली जगह जाके 130 रुपये, तो ऐसे करके उसका टैक्स बदलता रहता था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दिक्कत आती थी। अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड। उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया वेट्स और मेज़रमेंट का, जैसे किलो और मीटर है आज की तारीख में, उसी टाइप से उस टाइम पे वो लेके आया। अब हम बात करेंगे नेपोलियन ने क्या क्या गलत किया। पहली चीज़, नेपोलियन ने अपना सपना पूरा करने के लिए फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कराया, लोगों को सेना में भर्ती कराया। उसके बाद उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फोर्स रिक्रूटमेंट की वजह से लोग उससे परेशान थे कि उसने उतने में टैक्स इंक्रीज़ कर दिए, इनकम टैक्स लागू करा दिए, बहुत सारे टैक्स, इतने टैक्स कि लोग उससे परेशान होने लग गए। और लास्ट में उसे वाटरलू की बैटल में हरा दिया गया 4 कंट्रीज़ के द्वारा। 4 कंट्रीज़ ने एक साथ उसे मिलके हरा दिया। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।